पुणे विद्यापीठ गणेश खिंड जो बोलते हैं, तो उसके ठीक बाहर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय पुणे मतलब वहीं तक होता था। उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ वो इलाका सब था, पर तभी कुछ नहीं था। फिर वापस मैं तब से लेके अभी तक वापस नहीं गया पुणे। बट हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन होती थी वहाँ बाहर, या तो वड़ा पाव खाने में, या बाहर जाके वहाँ चौपाटी थी, तो चौपाटी में वहाँ चाइनीज़ के बंडी लगते थे, चाइनीज़ फ्राइड राइस के। तो दो ही चीज़ हमने सीखा है, शेजवान फ्राइड राइस पाइजे, पेप्सी पाइजे। उससे ज़्यादा मराठी तो सीख नहीं पाए। दोस्त तो काफ़ी है, अभी भी दोस्त तो काफ़ी है, पुणे में है, बॉम्बे में है, कहीं और जगह है। और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि हमारे दूसरा भी एक वास्ता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। जहाँ से आप लोग आते हैं, जहाँ से प्रमोद जी आते हैं, अभी संभाजी नगर बोलते हैं उसको, पहले औरंगाबाद बोलते थे, और परबनी, लातूर, नांदेड़ और कई सारे, अब हमारे चंदापुर, जितने भी ये सारे ज़िला हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हमारा पुराना नाता इसलिए है क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो थी, एक हैदराबाद संस्थान जो थी, इससे पहले आज़ादी से पहले ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के साथ ही थे, और हैदराबाद के बहुत ही मतलब अच्छे रिश्ते नाते वहाँ पे थे। साथ ही साथ कर्नाटक में जो आज बीदर, रायचूर, गुलबर्गा है, इनका भी हैदराबाद स्टेट के साथ, हैदराबाद राज्य के साथ काफ़ी सारे संबंध हैं। तो इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शायद अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो अलग अलग राज्य हैं, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना अलग है, बट रिश्ते नाते, ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी सारे हैं। बट बिफोर आई talk about anything else, let me give you 10-15 minutes before I go into the formal presentation. 10-15 मिनट थोड़ा आपको तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, और तेलंगाना राज्य हासिल करने के बाद क्या हुआ है ये भी बता दूं। आपको तो पता है हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने। तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से, मतलब 50-60 साल से चलते आ रही है। We've been fighting, we've been struggling, for the creation of a separate state for Telangana for the last 50-60 plus years. In 2001, under the leadership of our current Chief Minister, Shri KTR Garu, he had launched his own party called as the Telangana Rashtra Samiti, and he started again, when at the age of 47, he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14, he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana and eventually led this movement for 14 years, despite many ups and downs. And eventually in 2014, Parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. But जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनी थी, एक बार आपको यहाँ की हालात भी बता दूं। जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, तब उससे पहले अगर आपका कोई मतलब हैदराबाद आना जाना होता था, तो आपने शायद देखा होगा कि लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या होगा। मतलब ये जो लड़ाई चल रही है अलग राज्य की, इसको लेके फायदा होगा या नुकसान होगा, हैदराबाद जैसे शहर का क्या होगा, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं थी। आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन से हो, रियल एस्टेट से हो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से हो। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था बहुत साल पहले कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हाँ, ये बात सही है कि ज़्यादातर इंडियंस, ज़्यादातर भारतीय आज विलेजेस में रहते हैं, 70% से ज़्यादा विलेजेस में रहते हैं। बट ये भी बात सही है कि इंडिया इज एक्चुअली रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप तेलंगाना देखेंगे, हमारी अगर पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे, द एंटायर जियोग्राफी, द एंटायर एरिया ऑफ तेलंगाना, वी आर जियोग्राफिकली द साइज ऑफ साउथ कोरिया, 112,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जियोग्राफी है। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी साइज होगी मलेशिया की। हम करीब करीब 4 करोड़ हैं आबादी, जनता, तो मलेशिया के साइज के हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप, तो आज हम 28 राज्यों में तेलंगाना
11 और 12 स्थान पे, 12वीं स्थान पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से और आबादी के हिसाब, जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से। तो हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच में कहीं हैं। और आज अगर आप देखेंगे तेलंगाना में सबसे अहम सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है हैदराबाद। साथ ही साथ हमारे 142 और, हैदराबाद के अलावा 142 और म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन है। बट जैसा अभी मैंने कहा आपसे, while India lives in its villages, India is run by its cities and towns. And the reason why I say that is because एक हमारी हैदराबाद शहर ऐसी है जहां से आज तेलंगाना का 45 से लेकर 50% तक GSDP यहीं से आती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जितने भी अभी कार्यक्रम चलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, इसी को लेके पूरा राज्य चलता है। महाराष्ट्र में भी या हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आप राज्य ले लो या दुनिया में कोई भी आप देश ले लो, सभी का यही हालत है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं। हमारी एक बार बात हो रही थी सत्या नादेला जी से। सत्या नादेला जी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और CEO हैं, वो हैदराबाद से हैं। एक बार आए थे यहाँ पे, तो हम लोग बात कर रहे थे। मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया। मैंने कहा उनसे कि 50% तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी GSDP हैदराबाद से आती है। तो उन्होंने कहा ना सिर्फ एक राज्य के लिए या एक देश के लिए लागू होता है, बल्कि हम जैसे कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेशन के लिए भी यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पूछा उनसे कैसे। उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कॉरपोरेशन 200 से ज्यादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजेंस है, पर हमारी 80% रेवेन्यू दुनिया की 70 सिटीज से हमें मिलती हैं, जिनमें से हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बाकी कहीं और बैंगलोर है, ऐसे शहर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्रिलियन ख्वाब है, 10 ट्रिलियन का ख्वाब है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाहिश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी अर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटीज में, टाउन्स में, उतना ही हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात कई सारे लोग नहीं समझते, कई सारे गवर्नमेंट नहीं समझते। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2014 में जब हमारी राज्य यहां बनी थी, कई सारे समस्याएं थे। पहली, the first and foremost problem that we faced was the challenge of electricity. बिजली की किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री बंद करना पड़ता था, और फार्मिंग सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए हम दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दे सकते थे। और घरों में समर आ गया तो पूरा दिन ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ पावर कट। अगर आपको एक छोटा एक जूस स्टॉल भी चलाना हो, एक छोटा जेरोक्स सेंटर भी आपको चलाना हो, इन्वर्टर के बगैर, जनरेटर के बगैर काम नहीं चलता था। अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में, जनरेटर तो लगना ही लगना है। आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चढ़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको स्मेल आता था हर जगह, ये वाला हालत था। स्टेट का डिमांड था 10,000 मेगावाट से ज्यादा, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 7,000 मेगावाट, तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। और दूसरी बात, तेलंगाना राज्य बना एक नारे को लेके कि पानी में जो हमारी रिवर वाटर है, पानी है, उसमें हमें जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया, जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उसको करेक्ट करना था। और तीसरी बात, बहुत गरीबी, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री कहा जाता था तेलंगाना को, क्योंकि काफी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे 10 जिला थे, 10 में से हैदराबाद को छोड़ के बाकी 9 बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता था हमें, BRGF। 9 जिला को केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि ये बैकवर्ड जिले हैं। तो ये हमारी हालत थी 2014 में, ना बिजली थी, ना पानी थी, गरीबी हर जगह। हैदराबाद जैसे शहर के बारे में कई सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा इसका, ये वाला हालत था। तो इसमें जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2 जून 2014 को, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री KCR सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को
एक मिसाल की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक we've had the luxury of a clean slate beginning. We've had the good fortune of a clean slate beginning. क्योंकि नया राज्य बन रहा है, पहली बार एक नया सरकार बन रही है, तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि you can start with a fresh mindset and a fresh approach.